हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अधिकारी हिंदी चैनल पे। हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोग का पीवाईक्यू डिस्कशन चल रहा है। 70वां का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 13 दिसंबर का पेपर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और 4 जनवरी का पेपर अभी चल रहा है। तो आप लोग दोनों डिस्कशन ज़रूर देखिएगा। हम लोग हर टॉपिक को बहुत ही डीपली रिवाइज कर रहे हैं कि उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन अब पूछा जाता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपका सारा तैयारी यहीं से हो जाएगा, आपको बस रिवाइज करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। तो देखिए 63 तक हमारा हो चुका है। 64 नंबर से आज हम लोग करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? ठीक है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीकरण। जैसे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज, ये सब डिसेंट्रलाइजेशन का ही कमाल है। पहले क्या होता था कि केवल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होता या स्टेट गवर्नमेंट होता तो पावर क्या हो जाता, सेंट्रलाइज हो जाता और सारे फंड सेंट्रलाइज हो जाते। तो जो लोकल लेवल पे अगर मान लीजिए गांव में किसी के पास सड़क नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है, तो उसको सबको उठ करके जाना पड़ता अपने मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास। अभी क्या है कि उनके बीच में से ही एक चुना हुआ प्रतिनिधि है जिसको मुखिया सरपंच कहा जाता है, उसके पास सरकार फंड देती है। गाँव में जो भी समस्याएं हैं उसका वो विकास करता है, उसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो यही है विकेंद्रीकरण। और ये अंग्रेजों के टाइम और उससे पहले भी था, मगर एक वायसराय जो थे लॉर्ड मेयो, इन्होंने भारत में इसका जो अंग्रेजों के द्वारा अगर पदार्पण कहा जाए तो लॉर्ड मेयो ने रखा था। वैसे पहले भी था पर लॉर्ड मेयो को माना जाता है कि इन्होंने औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। थोड़ा सा डिटेल में देख लो लॉर्ड मेयो के बारे में। देखिए, लॉर्ड मेयो वाज द गवर्नर जनरल हु इनिशिएटेड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। यही बात कहा गया है, आर्थिक संरचना का डिसेंट्रलाइजेशन। ही इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन 1870। मतलब इनका कहना था कि पैसा, फाइनेंस, फंड का क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। यानी जैसे अगर केंद्र सरकार के पास पैसा है तो वो राज्य सरकार को, सभी राज्यों को दे दे, फिर राज्य अपना देखे कि उसको क्या विकास करना है ना। ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। फिर राज्यों के पास पैसा है तो वो सभी गाँव में मुखिया लोग को दे दे, फिर वो मुखिया देखेगा कि उसको अपने राज्य में क्या विकास करना है, अपने जिले में और अपने गांव में, ठीक है। तो इस तरह से फंड का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ट्रांसफरिंग सम फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोविंसेस। प्रांतों को भी फाइनेंस का कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। दिस मूव एम टू रिड्यूस द बर्डन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उस पर बर्डन भी कम होगा। एंड एम्पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और जो प्रांतीय सरकारें हैं माने राज्य सरकार है वो भी शक्तिशाली होंगी, ठीक है। वो अपने खर्चे और अपने संसाधनों को मैनेज कर सकेंगी। दोनों बात होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो बर्डन है कि उसको बहुत विकास करना है सभी जगहों का, वो कम होगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है या प्रांतीय सरकारें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो एम्पावर होंगी क्योंकि उनके हाथ में पैसा आएगा। तो ये लॉर्ड मेयो का था, ठीक है। डिटेल में देख लीजिए। लॉर्ड मेयो एक रिजोल्यूशन लेके आए थे 1870 में। दिस रिजोल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। वित्तीय केंद्रीकरण या आर्थिक विकेंद्रीकरण। शिफ्टिंग सर्टेन हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कुछ एक्सपेंडिचर, खर्चे दे देने चाहिए कि राज्य सरकार को पैसा दे दे कि वो खर्चा करेगा। ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। पैसों का कंट्रोल जो है, पावर जो है, वो दे देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रांतीय सरकारों को दे देना चाहिए। द पॉलिसी इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द मैनेजमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू टू द प्रोविंसेस, ठीक है। जो लोकल रिसोर्सेज हैं और जो लोकल संसाधन और जो रिवेन्यू टैक्स वैक्स आ रहा है वो किसको देना चाहिए, राज्यों को। फिर राज्य अपना जो है कलेक्ट करें रिवेन्यू, अपना फंड कलेक्ट करें और अपना विकास करें, ठीक है। ये सब लॉर्ड मेयो का था। इससे क्या होगा, जो प्रांतीय सरकार है वो एम्पावर होगी, ठीक है, उनका एम्पावरमेंट होगा। द डिसेंट्रलाइजेशन टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ प्रोविंसेस। इससे जो राज्य सरकार है उसका केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा, है ना। और सेटिंग अप ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमिटीज, और जो राज्य सरकारें हैं वो अपना कमिटी गठित कर ले, फाइनेंस कमिटी की, किस तरह से पैसा को खर्च करना है उनको, ठीक है। इसके बाद
ये क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण कौन किया, लॉर्ड मेयो किए। मगर इस ऑप्शन में दो नाम और आ रहा है, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड रिपन भी अपने टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इन दोनों का थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ लॉर्ड कर्जन आंसर हो सकता है। तो लॉर्ड कर्जन और रिपन को डिटेल में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ये वाइसराय रहे थे 1899 से 1905 तक। ठीक है, 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय थे। कर्जन हेल्ड डीपली रेसिस्ट व्यूज, बहुत ही वो रेसिस्ट आदमी थे। रेसिस्ट का मतलब होता है कि जिसको रंग भेद बहुत ज़्यादा वो करते थे, गोरा काला। ठीक है, एंड बिलीव्ड इन ब्रिटेन सिविलाइजिंग मिशन इन इंडिया, और वो विश्वास करते थे कि ब्रिटेन जो है, इन लोग का कहना था ना कि अंग्रेज जो है वो भारत पे शासन करने के लिए अपने मन से नहीं आए हैं, बल्कि भारत के जो लोग हैं, जो असभ्य लोग हैं, भारत के लोगों को लोग क्या कहते थे कि असभ्य है ना। कुछ ही लोग को आता जाता नहीं है, गांव में रहता है, मैला कुचैला कपड़ा पहनता है, गोबर उठाता है, ठीक है, खाना जमीन पे बैठ के हाथ से खाता है। तो कहता था कि असभ्य आदमी लोग हैं, तो इन लोगों को हम लोग सभ्य बनाने हैं, हमें भगवान ने, हम गोरे लोगों को भगवान ने ये दायित्व दिया है। ठीक है, इसको कहा जाता था वाइट मैंस बर्डन। वाइट मैंस बर्डन माने उजले लोगों का, वाइट गोरे लोगों को ये बर्डन दिया गया है, ये दायित्व दिया गया है भगवान के द्वारा कि वो इन काले लोगों को, अफ्रीका के लोग, इंडिया एशिया के लोगों को क्या करे, सभ्य बनाए, क्योंकि ये लोग असभ्य हैं। समझ में आया? इसी को कहा जाता है कि ब्रिटेन जो है वो भारत को सिविलाइज करने के लिए आया था। ठीक है, वो मतलब उसका कहना था कि हम अपने मन से नहीं आए, बल्कि भगवान का ये हमें वो है, दायित्व है कि हम तुम लोगों को ठीक करें। तो ये कर्जन भी इस बात पे पूरा विश्वास करते थे। इन 1901 ही रिफर्ड टू इंडियंस एज पोजेसिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फीरियरिटी इन कैरेक्टर, ऑनेस्टी एंड एबिलिटी। उसके बाद वो ये भी कहते थे कि इंडियंस जो हैं उनमें कैरेक्टर भी नहीं है, ऑनेस्टी भी नहीं है, एबिलिटी कुछ करने का क्षमता भी नहीं है। इसके अलावा कर्जन्स लीगेसी इन इंडिया इंक्लूड, बहुत सारे काम किया, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक बदलाव लाया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, बहुत सारा कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी लिया, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट था बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1905, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1905 में उन्होंने बंगाल को तोड़ दिया था दो भाग में। आज भी एक भाग को पश्चिम बंगाल कहा जाता है हमारे यहाँ, और जो दूसरा भाग है उसको बांग्लादेश कहते हैं। उस टाइम पे वो पूर्वी बंगाल था। तो बंगाल को दो भाग में उसने तोड़ा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो देख लो लॉर्ड कर्जन, जिनका जन्म इतना इतना हुआ, इसे याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है जन्म मृत्यु कब हुआ था। ब्रिटिश स्टेटमैन, वॉइसराय 1899 से 1905, हिंटर्ड पार्लियामेंट 1886, सर्विंग इन की रोल, जो भी एक कर्जन वाज ऑल्सो एक राइटर भी था, बहुत सारा किताब भी लिखा था, जैसे रशिया इन सेंट्रल एशिया 1889, रसिया इन सेंट्रल एशिया, रसिया जो सेंट्रल एशिया पे कब्जा किया था वो, पर्शिया एंड पर्सियन क्वेश्चंस, और प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, ये ईस्ट के इलाकों का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वाइसराय के तौर पे जो काम किया है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1899 में लॉर्ड एल्गिन के बाद ये वाइसराय बने, और ये यंगेस्ट पर्सन थे वाइसराय बनने वाले एट द एज ऑफ 39, 39 साल की उम्र में। अगर ये पूछा जाता है कि हु वाज द यंगेस्ट वाइसराय, तो लॉर्ड कर्जन जो है वही यंगेस्ट वाइसराय था। ठीक है, एज 39 के एज में वो वाइसराय बना था, और 1899 से 1905 तक शासन किया था। कर्जन वर्क टू मॉडर्नाइज इंडिया, इंडिया को मॉडर्नाइज करने में। ठीक है, मॉडर्नाइज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे रेलवे हुआ या इरिगेशन की व्यवस्था, सिंचाई, नहर खुदवा के सब जगह सिंचाई का व्यवस्था, और प्रशासनिक जो सुधार है ये करने के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, मेन रूप से इसको जाना जाता है बंगाल का विभाजन करने के लिए। अब लॉर्ड कर्जन का फॉरेन पॉलिसी क्या था, तो लॉर्ड कर्जन जो है ना वो बहुत मतलब कि बहुत जगह को जीतने का प्रयास किया, जैसे सेना का टुकड़ी भेजा था, तिब्बत भेजा, अफगानिस्तान भेजा, तिब्बत भी भेजा था चाइना की तरफ, पहाड़ों के उस पार, हिमालय के। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी एक इसका ये था। लॉर्ड कर्जन एम टू कंसोलिडेट एंड सिक्योर ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट किधर हो गया, अफगानिस्तान की तरफ। तो इसका एम था कि उधर भी अपना जो है पावर को बढ़ाया जाए, उसको भी कंसोलिडेट किया जाए। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर चित्रल एंड कंस्ट्रक्ट ए रोड कनेक्टिंग पेशावर एंड चित्रल। ठीक है, पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में, तो वहां से एक रोड भी कंस्ट्रक्ट करवाया था।
इसके बाद इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉलिसी है वो है तिब्बतन पॉलिसी, मतलब तिब्बत में भी ये सेना भेजा था। और ये क्वेश्चन पूछा आता है किसके नेतृत्व में सेना गई थी तिब्बत में, तो वो मिशन था यंग हस्बैंड मिशन। एक व्यक्ति था, अंग्रेज आदमी था, उसका नाम ही था यंग हस्बैंड। ठीक है, तो यंग हस्बैंड के ही नेतृत्व में सेना जो है वो तिब्बत गई थी। कंसर्न अबाउट रशियन इन्फ्लुएंस इन तिब्बत, लॉर्ड कर्जन रिवाइव्ड स्टॉल ट्रेड रिलेशन भी बनाया, व्यापारिक संबंध बनाया। और तिब्बत के साथ एक ट्रीटी भी किया था, ट्रीटी ऑफ लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा थी, तो तिब्बत के साथ एक संधि भी किया था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लहासा 1904। तो दो बात याद रखना, एक तो तिब्बत में जो पॉलिसी भेजा, जिस मिशन को भेजा गया था वो था यंग हस्बैंड मिशन, और तिब्बत के साथ जो संधि की गई थी वो था लहासे की संधि, क्योंकि राजधानी का नाम ही लहासा है। फिर अफगान पॉलिसी, तो फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट, लॉर्ड कर्जन सिक्योर्ड ए ट्रीटी विद अफगान अमीर अब्दुल रहमान। अफगानिस्तान के साथ भी, वहाँ के भी जो अमीर बने, वहाँ के जो राजा थे, उसके साथ में ट्रीटी किया था। पॉलिसी टुवर्ड पर्शिया, इस पे तो उसने एक बुक भी लिखा है। टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, फ्रांस एंड टर्की, लॉर्ड कर्जन विजिटेड द पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी 1903 में वो विजिट करने भी गया था, वहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए। फिर बदलाव और क्या क्या किया, तो साल्ट टैक्स, उस समय नमक पे टैक्स लगता था, इसीलिए ना गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे। आपको पता होगा गांधी जी समुद्र तक गए थे, डांडी मार्च, और समुद्र के तट पे जाके समुद्र के पानी से नमक बनाए थे इस कानून का उल्लंघन करने के लिए। नमक कानून मतलब कि नमक पे टैक्स। तो रिड्यूसिंग द साल्ट टैक्स, इसने नमक पे जो टैक्स लगता था उसको कम किया था। एंड इनेक्टेड द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, और एक कानून भी लेके आया था कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट है, जो पुराना पुराना मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, उसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है, उसको तोड़ा न जाए। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, उसको संरक्षण कानून। एडिशनली कर्जन इम्प्रूव्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बात कर लिए, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। एंड प्रोवाइड फेमिन रिलीफ, और उस समय अकाल भी पड़ा था, तो उससे भी मतलब कि मदद किया, और अकाल में भी, अकाल से निपटने में भी, ठीक है। मतलब एक तरह से थोड़ा बढ़िया भी था, पर बहुत मामलों में खराब भी था, ठीक है। देखो एजुकेशन में भी बहुत सारा रिफॉर्म किया। क्या रिफॉर्म किया, तो कर्जन स्टेब्लिश द यूनिवर्सिटीज कमीशन, एक यूनिवर्सिटी कमीशन स्टेब्लिश किया था जिसको रिले कमीशन कहा जाता है, इन 1902। और कानून पास किया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। इस कानून में ये था ना कि सरकार का कंट्रोल मजबूत किया गया यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे ना, वो लोग, जैसे आप लोग जेएनयू का नाम सुने होंगे, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो पार्टी चलता है, बहुत सारे बच्चे लोग जो है ना वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। एबीवीपी का भी नाम सुने होंगे, ठीक है, विद्यार्थी परिषद। तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे होते थे वो बाहर निकल के बैनर लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह से पूरा, या फिर जो विदेशी कपड़ा है उसका होली जलाते थे, मीन्स आंदोलन में भाग लेते थे। तो इससे निपटने के लिए कर्जन जो है उसने ये कानून लेके आया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। और इस कानून में था कि जो भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज के बच्चे ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, आंदोलन वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, तो फिर उस कॉलेज का मतलब कि प्रिंसिपल को हटाया जाएगा या फिर कॉलेज की मान्यता रद्द की जाएगी, ये सब। तो ताकि कॉलेज डर से उन बच्चों को जो है मतलब ये किसी न किसी तरह दबा के रखे। तो ये कानून लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। और इसके पहले कमीशन बैठाया गया था, यूनिवर्सिटी कमीशन, जो रीले, ठीक है, रीले एक व्यक्ति था, अंग्रेज आदमी, उसकी अध्यक्षता में बैठाया गया था, ठीक है, इसीलिए इसको रीले कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमी में क्या रिफॉर्म्स किया, जैसा ही बता दिए कि साल्ट टैक्स को कम किया था, नमक पे जो टैक्स लगता था, इम्पोज इट ऑन दोज अर्निंग ओवर ₹500 एनुअली, और उस आदमी पे लगाया जो सालाना जिनका इनकम 500 रुपये से ज़्यादा था। बाकी जिनका सालाना इनकम 500 से कम है उनको नमक पे टैक्स देने का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो ये एक अच्छा काम था, नमक पे टैक्स को कम किया और केवल उन लोगों के लिए रखा जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, 500 से ज़्यादा एनुअली। द ब्रिटिश पाउंड वॉज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर इन इंडिया इन 1899। 1899 में भारत में कौन सा रुपया चलता था, ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड को लीगल टेंडर करार दिया गया, ठीक है। अभी भी वहाँ पे पाउंड चलता है, जैसे डॉलर अमेरिका का ना, वैसे पाउंड इधर का है, ब्रिटेन का। तो उसको भारत में लीगल रुपया माना गया,
फिर पुलिस में रिफॉर्म्स करने के लिए भी एक कमीशन बनाया गया था, पुलिस कमीशन, और ये बनाया गया था एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, जैसे फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन है, तिब्बत भेजा यंग हस्बैंड को, फिर अभी ये रिले कमीशन था यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो ये आपको याद करना होगा। पुलिस के लिए एंड्रू फ्रेजर का कमीशन, पुलिस कमीशन। रिकमेंडेड हायर सैलरीज, कहा कि हाई सैलरी देना होगा इन लोगों को, ठीक है। इंक्रीज ऑफिसर स्ट्रेंथ, ऑफिसर का स्ट्रेंथ बढ़ाना। क्यों हाई सैलरी देना होता है? देखो, कोई भी अगर जॉब करता है, अगर जितना उसे काम कराया जाता है, जो पुलिस है या फिर जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनको उस लायक अगर उनको सैलरी दिया जाएगा तो फिर वो लोग करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। करप्शन क्यों करता है लोग? पैसे के लिए। अगर सैलरी ही उतनी दे दी जाएगी, क्योंकि करप्शन करने से भी तो उतना पैसा तो उसके हाथ में आ ही रहा है, चाहे ब्लैक मनी के माध्यम से आए चाहे कहीं से आए, है ना। तो लोग पैसा तो मतलब मार्केट में तो पैसा आ ही रहा है ना, तो क्यों ना वो पैसा सही माध्यम से दिया जाए, सैलरीज के माध्यम से दिया जाए। सैलरी देने से ज़्यादा सैलरी अंग्रेजों का के टाइम पे जो भी पुल थे और जो भी चीज़ें जो वो आज भी हैं, वो टूटती नहीं है। अब देखिए हावड़ा ब्रिज वगैरह वो आज भी वैसा ही है। और अभी क्या है कि बिहार में देख लो, एक सप्ताह में 9 पुल टूट जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है, सैलरीज बहुत कम दी जा रही है, काम बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, लोग करप्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सैलरीज उस समय कर्जन ने ये कहा था कि सैलरीज ज़्यादा होनी चाहिए पुलिस वालों की और बाकी लोगों की। तो रिकमेंडेड हायर सैलरीज, इंक्रीज ऑफिसर स्ट्रेंथ, ढेर सारे ऑफिसर्स होने चाहिए, ज़्यादा ऑफिसर्स होंगे तो एक आदमी पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर हायर पोस्ट बाय एस्टेब्लिशिंग द प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज, और एक प्रोविंशियल पुलिस सर्विस एस्टेब्लिश किया जाए, इसके माध्यम से ऊंचे पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाए, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में भी कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, खेती में भी बताएं अभी कि क्या किए थे। बहुत सारे इरिगेशन के लिए बहुत सारा नहर बनवाए थे, ठीक है। कर्जन एक्सटेंडेड इरिगेशन एंड इनेक्टेड द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है। अभी जैसे आप लोग सुने होंगे कि कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं लोग, सब लोग आपस में मिलके, जो किसान है वो आपस में जीविका है जैसे, तो जीविका में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो 10-10 रुपए जमा करती हैं हर महीने, हर सप्ताह, और फिर जिस महिला को जरूरत होता है पैसे का तो सभी उसमें से वो लोन ले लेती है, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। तो वो एक तरह से क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। एक कोऑपरेट माने आपस में सहयोग करने वाला, सहयोगात्मक एक सोसाइटी है। क्रेडिट माने लोन। तो इसी तरह से किसानों को भी जब लोन चाहिए तो वो आपस में पहले तो एक इस तरह का सोसाइटी बनाए, वहाँ पैसा जमा करते रहें, फिर जब लोन का जरूरत पड़ेगा तो वही सोसाइटी से लोन ले लिया जाएगा। तो ये सब कर्जन ने ही अपने टाइम पे शुरू किया था, ठीक है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 टू प्रोटेक्ट पीजेंट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ठीक है। किसानों को बड़े जमींदारों से या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो मुंशी जी लोग होते हैं, ठीक है, महाजन होते हैं, जो पैसा लोगों को लोन पे देते हैं, उनसे बचाने के लिए ये सब किया गया। साथ में उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा सुने होंगे आप लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर का रिसर्च के लिए पूसा यूनिवर्सिटी, पूसा इंस्टीट्यूट बनाया गया था, तो वो उन्होंने ही बनवाया था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में। तो खेती में भी अच्छा काम किए। फिर कल्चरल रिफॉर्म्स, संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक कानून पास किया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ताकि जो हमारे प्राचीन जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने पुराने हजारों साल पुराने हमारे मॉन्यूमेंट्स, उनका संरक्षण किया जा सके, उसके लिए उन्होंने ये कानून पास किया, ठीक है। जैसे बहुत सारा मॉन्यूमेंट है ना, ताजमहल है, लाल किला है, फिर इतना सारा राजस्थान में इतना सारा किला सब है, तो उन सबको प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद मिलिट्री में क्या रिफॉर्म्स किए, तो ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन्स टर्म लॉर्ड किचनर रीस्ट्रक्चर्ड द आर्मी 1902 इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न कमांड, इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग इम्प्रूव किया, एंड मॉडर्नाइज्ड वेपन, ठीक है, मॉडर्न हथियारों का प्रयोग। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, न्यायिक क्या सुधार किया गया, तो कर्जन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस का नंबर बढ़ाए, जजेस का भी सैलरी बढ़ाए ताकि जज लोग भी करप्शन ना करे, एंड रिवाइज द इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसके माध्यम से आज तक जो भी अब ना भारतीय न्याय संहिता ये सब हो गया, ठीक है, BNS। पहले अंग्रेजों के टाइम पे ही जो गठित किया गया था, इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, IPC, ठीक है, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यही सब के माध्यम से
अभी तक जो हमारा कोर्ट है चलता था, अभी तक सजा जो है वो इसी सब की धारा से दिया जाता था। अब आ गया भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, फिर फेमीन के टाइम में, जब फेमीन आया, क्या बोलते हैं, मतलब अकाल जब पड़ा, तो उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारे रिलीफ वर्क्स किए। ठीक है, कर्जन प्रोवाइडेड पेड रिलीफ वर्क एंड एग्जेम्प्टेड कल्टिवेटर्स फ्रॉम रेवेन्यू। अकाल के टाइम पे उन्होंने किसानों से टैक्स माफ़ी कर दिया, कि टैक्स को माफ़ कर देते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया लग रहा है कि काम किया। ठीक है, और अकाल से निपटने के लिए उन्होंने मैकडोनल्ड कमीशन गठित किया था। मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में, ये आपको याद हो जाए, जैसे मैकडोनल्ड बर्गर है, तो अकाले पड़ा है तो बर्गर कहाँ से आएगा, तो मैकडोनल्ड कमीशन बनाया गया। ठीक है, अकाल से निपटने के लिए। तो बहुत तरह का इन्होंने कमीशंस वगैरह बनाया, बहुत सारे रिफॉर्म्स, बदलाव करने की कोशिश की। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव किया, तो लॉर्ड कर्जन ने रेलवे लाइंस ढेर सारा एक्सपेंड किया, बहुत सारे रेलवे लाइन होने चाहिए ताकि और ज़्यादा ट्रेन चले अलग अलग जगहों के लिए। एंड ट्रांसफर्ड मैनेजमेंट टू अ न्यूली फॉर्म्ड रेलवे बोर्ड, और एक रेलवे बोर्ड बनाया 1901 में, ताकि रेलवे जो है वो ज़्यादा सही तरीके से काम कर सके। फिर कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया 1899 में। लॉर्ड कर्जन रिड्यूस्ड इलेक्टेड ऑफिशियल्स, इंक्रीज अपॉइंटेड वंस। ये थोड़ा सा गलत काम था कि चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए ऑफिसर्स, ठीक है, को कम किया गया और अपॉइंटेड ऑफिसर्स को बढ़ाया गया। अपॉइंटेड ऑफिसर्स मतलब होता है कि जैसे जिनको एग्जाम देकर के अपॉइंट करते हैं, तो वो बढ़ाया गया। चुने हुए प्रतिनिधियों को कम किया गया। लिमिटिंग इंडियन सेल्फ गवर्नेंस, ये गलत कानून था। इसमें जो है ना कि अपने मन से किसी को भी नियुक्त करना, ये बढ़ा दिया। ठीक है, और इलेक्शन के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड ऑफिशियल्स की संख्या को रिड्यूस किया। इन प्रोटेस्ट, इसके प्रोटेस्ट में 28 लोगों ने वहां से रिजाइन दे दिया, मेकिंग द कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट डोमिनेटेड बॉडी। 28 लोगों के रिजाइन देने के बाद इस कॉर्पोरेशन जो था कलकत्ता कॉर्पोरेशन, ये पूरा गवर्नमेंट बॉडी हो गया। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लॉर्ड कर्जन को याद किया जाता है वो है बंगाल का पार्टीशन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया 2 भाग में। एक हो गया पश्चिम बंगाल, जो अभी भी है, जो हिंदू डोमिनेटेड है, जो इंडिया में है, और दूसरा था पूर्वी बंगाल, ठीक है, जो अभी बांग्लादेश है, वो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, जहाँ पे मुस्लिम्स अधिक हैं। तो इस तरह से उन्होंने बांट दिया। हवाला ये दिया गया कि इतना बड़ा बंगाल क्षेत्र है तो प्रशासन चलाने में मुश्किल होता है, इसीलिए इसको बांट देते हैं। मगर रियल में क्यों बांटा गया था, क्योंकि बंगाल जो है वो एक तरह से केंद्र बिंदु था आंदोलन का। बहुत बड़े बड़े आंदोलन जो है वो बंगाल से शुरू हुए हैं। ठीक है, तो इसी कारण से बंगाल को अस्त व्यस्त करना जरूरी था। और जब उन्होंने ऐसा किया, बंगाल विभाजन किया 1905 में, तब उसके अगेंस्ट में, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन या विदेशी बहिष्कार आंदोलन, एक ही बात हुआ, स्वदेशी अपनाओ या विदेशी का बहिष्कार करो। या फिर इस आंदोलन का एक और नाम था बंग भंग आंदोलन। क्वेश्चन पूछता है कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ, तो ये सब 1905 में हुआ था। स्वदेशी भी उसी समय हुआ, एक ही बात है, बंग भंग या फिर विदेशी बहिष्कार। ठीक है, आंदोलन चलाया गया। फिर बाद में 1911 में क्या हुआ कि इसको जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हर तरफ से, तो फिर रिवर्स कर दिया गया इस पार्टीशन को। रिवर्स करना मतलब ख़त्म कर देना, पार्टीशन ख़त्म कर दिया गया। तो वापस जो टूटा हुआ था उसको फिर क्या किया गया, ख़त्म करके वापस एक कर दिया गया। ठीक है, और कैपिटल भी कलकत्ता से हटा के दिल्ली ले आया गया। फर्दर स्ट्रेंथिंग इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। फिर इसके बाद तो इंडिया का फाइट और मजबूत हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज अंडरटेकन बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो भी पॉलिसीज ली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो पहले एक पॉलिसी था उनका 1905 में जब बंगाल का विभाजन किए, उससे नेशनलिस्ट मूवमेंट और अधिक मजबूत हुआ। उस समय लाल बाल पाल करके आए, लाल लाल मने लाला लाजपत राय, बाल मने बाल गंगाधर तिलक, पाल मने विपिन चंद्र पाल, तीनों फिर आंदोलन किए बहुत जबरदस्त। तो आंदोलन और भड़क गया। ठीक है, भारतीय जो राष्ट्रवादी भावना है वो और भड़क गई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कर्जन तो ये बात बोले कि ये हम हाँ, कर्जन के टाइम में प्रशासन अच्छा चलने लगा, क्योंकि रेलवे का भी विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ, सिंचाई भी अच्छा हुआ।
ठीक है, लोकल ऑफिसर्स भी बढ़ाए गए, ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाई गई, फिर सैलरीज बढ़ाई गई पुलिस वालों की और सबकी, तो सब कुछ प्रशासन अच्छा चला। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, एग्रीकल्चर पे फोकस था, उसका अलग से डिपार्टमेंट उन्होंने क्रिएट किया एग्रीकल्चर के लिए, कॉमर्स माने व्यापार के लिए, इंडस्ट्री उद्योग के लिए, ठीक है, अलग से डिपार्टमेंट बनाया। तो इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हुआ, रेलवे अच्छा हुआ, ढेर सारा ट्रेन चला, व्यापार बढ़ा। ठीक है, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे इलाकों पे कब्जा करना या संधि करने का कोशिश किया गया, जैसे तिब्बत के साथ संधि हुआ, लहासा की संधि, अफगानिस्तान के अमीर के साथ संधि हुआ। ठीक है, इस तरह से उनके काल को समझ सकते हैं। एक और बात लिख लीजिए, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस गवर्नर जनरल के काल को द राइन ऑफ मिशंस, कमीशंस एंड ओमिशंस कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा मिशन भेजा, मिशन जैसे कि तिब्बत में यंग हस्बैंड का मिशन भेजा, फिर अफगानिस्तान में भी मिशन भेजा, तो मिशंस बहुत ज़्यादा भेजा, बहुत सारे कमीशंस बनाया, जैसे कि फ्रेजर कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन, रिले कमीशन। ठीक है, और बहुत ओमिशन, ओमिशन माने भूल या गलती। ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल या वायसराय, किस वायसराय के काल को मिशन, आयोग और भूलों का काल कहा जाता है, मिशन, कमीशन एंड ओमिशन। तो लॉर्ड कर्जन के काल को ही मिशन, कमीशन और ओमिशन का काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मिशंस मतलब बहुत सारा मिशन भेजा, कमीशन माने बहुत सारा कमीशन बनाया, और ओमिशन माने बहुत सारी गलतियां की। सबसे बड़ी गलती जो इसकी थी वो तो मेन तो वही था, बंगाल का विभाजन। इसके अलावा इसने जो भी किया वो ठीक ठाक काम ही किया था। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आदमी है आपका इस ऑप्शन में वो है रिपन। तो लॉर्ड रिपन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ देखिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन वायसराय कब बने थे? 1880 से 84 लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय रहे। बहुत ही अच्छे आदमी थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश मोनार्की इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अपने टाइम पे बहुत कुछ सुधार किया उन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। फैक्ट्री एक्ट मतलब होता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए फैक्ट्री एक्ट लाया गया था कि मजदूरों का जो टाइम होगा वो 8 घंटे का होगा, बहुत ज़्यादा 12 घंटे काम नहीं कराना है, फिर मजदूरों को छुट्टी देना है संडे की। तो बहुत सारी चीज़ें, मजदूरों या बच्चे जो हैं 14 साल से कम उसको काम में नहीं लगाना है, हजारडस जहाँ केमिकल फैक्ट्रीज में नहीं लगाना। इस तरह से मतलब ये अच्छे आदमी थे। ठीक है, तो इस तरह का कानून ये लेके आए थे, फैक्ट्री एक्ट 1881। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में कि फैक्ट्री एक्ट कब आया, कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, तो आप याद रखिएगा फैक्ट्री एक्ट 1881, 1881। फिर मैसूर रेंडिशन, ये भी 1881। मैसूर रेंडिशन मतलब कि मैसूर, ठीक है, जो यहाँ पे कौन थे, टीपू सुल्तान, है ना, मैसूर के शासक कौन थे, टीपू सुल्तान। इनको मार उड़ के अंग्रेज जो है वो कब्जा कर लिया था मैसूर के ऊपर। टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध हुआ था, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें से केवल पहला युद्ध में टीपू सुल्तान जीते थे, बाकी के 3 युद्ध में अंग्रेज लोग जीता था। ठीक है, और लास्ट वाला चौथा युद्ध था, उसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार दिया और मार करके मैसूर हड़प लिया 1799 में। ठीक है, तो उतना दिन से मैसूर को हड़पा हुआ था, तो लॉर्ड रिपन जब आए तो इन्होंने क्या किया कि मैसूर को क्या किया, छोड़ दिया, और वहां का जो एक वोडेयार वंश का शासक को वहां पे बैठा दिया। जब पहले 1799 से पहले वोडेयार वंश जो वहां शासन कर रहा था तो उसको बैठा दिया। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से ये अच्छे व्यक्ति हुए, उसको छोड़ दिए मैसूर को। फिर द रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये प्रेस को, ठीक है, प्रेस को दबाने के लिए, अभी भी जैसा होता है ना कि जो मतलब न्यूज वाला है वो अगर मान लीजिए कि जिसकी सरकार है उसके अगेंस्ट में अगर बात करेगा तो उसको दबाया जाता है। तो उस टाइम भी वही था कि अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो भी पेपर लिखता था, ठीक है, जो भी आंदोलनकारियों का जो पेपर था, जैसे बाल गंगाधर तिलक के 2 पेपर चलते थे, मराठा और केसरी। ठीक है, 2 पेपर था उनका, मराठा और केसरी। केसरी जो है ये मराठी भाषा में था और मराठा जो है ये इंग्लिश भाषा में चलता था। ठीक है, नाम है मराठा पर लैंग्वेज था इंग्लिश, और केसरी का लैंग्वेज था मराठी। तो ये अपने पेपर में अंग्रेजों का को बुरा भला ऐसे लिखते थे। तो ऐसे जो भी प्रेस था, ऐसा जो भी प्रेस था जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था,
उन लोगों के लिए, और खास करके वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखता है, मतलब इंग्लिश छोड़ के भारतीय किसी भाषा में लिखता है, तो फिर उस पेपर को मतलब बैन किया जाएगा, और अगर उस तरह बुरा लिखा है तो उसको जेल होगी। तो केसरी में उन्होंने कुछ लिखा था बाल गंगाधर तिलक, तो उनको भी जेल हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखना, वो अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो चलता है, ठीक है, अब बाकी दूसरी भाषाओं में आप नहीं लिख सकते, जेल होएगा। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द हंटर कमीशन। इंग्लिश में क्यों चलता है? क्योंकि इंग्लिश भाषा इंडिया में बहुत लोग को आता ही नहीं था, है ना, अभी भी नहीं आता है। एंड द हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिए उस समय उन्होंने क्या गठित किया था? हंटर कमीशन 1882 में। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी शुरुआत की थी, उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। यही पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज की शुरुआत जो है वो उन्होंने ही किया था 1882 में। ठीक है, तो उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। जो स्थानीय सरकार, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार किसको कहते हैं? पंचायत, गांव सब में, और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज या नगर निगम, नगर परिषद, ये सब। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1827 में जन्म हुआ, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। हिज अर्ली कैरियर फीचर्स है अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1866 में भारत सचिव के ही पद पे रहे थे, फिर वाइसराय बन गए। ठीक है, लॉर्ड मिनिस्टर सक्सीडिंग लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन में थे। लिटन हुआ बड़ी बदमाश था, ठीक है, सबसे बदमाश था लॉर्ड लिटन, वही ये सब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वही लेके आया था। फिर जो सिविल सर्विसेज का उम्र भी 21 साल से 19 साल कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन who served as the Viceroy of India 1880 से 1884 introduced several reforms including the Factory Act to improve the labor condition। फैक्ट्री एक्ट क्यों लाया गया था? लेबर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो मजदूर हैं उनके कंडीशन को सुधार करने के लिए। मैसूर रिडेंशन रीस्टोरिंग लोकल रूल, कि मैसूर में लोकल जो शासक है, जो वोडेयार वंश का शासक है, उसका रूल को दोबारा से बैठाने के लिए। रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फॉर प्रेस फ्रीडम, प्रेस को फ्रीडम देने के लिए उन्होंने इस कानून को खत्म किया। एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन, जो एजुकेशन के लिए था, फॉर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, शिक्षा में इम्प्रूवमेंट के लिए। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत म्यूनसिपैलिटी उन्होंने ही शुरू किया था, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इल्बर्ट बिल लेके आए फॉर जुडिशियल इक्वालिटी। इल्बर्ट बिल क्या है वो आगे बताएंगे, अब यहाँ देखो एक एक करके। पहले फैक्ट्री रिफॉर्म्स 1881, फैक्ट्री एक्ट, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों का कंडीशन को बेहतर करना। वर्किंग आवर ठीक करना महिलाओं और बच्चों के लिए। एज रेस्ट्रिक्शन लगाना, चाइल्ड लेबर ना हो, 14 साल से कम के बच्चे काम ना करें। और हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी हो, वहाँ जो फैक्ट्री है उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाए। ठीक है, इट ऑल्सो इस्टेब्लिश द रोल ऑफ इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर कंप्लायंस। होता है ना, इंस्पेक्टर माने जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर होता है तो जो आपूर्ति का निरीक्षण करता है, उसी तरह से फैक्ट्री में इंस्पेक्टर का रोल टैक्स इंस्पेक्टर होता है, जो कि जांच करता है कौन आदमी टैक्स चोरी कर रहा है। तो उस तरह से फैक्ट्री के लिए भी जांच करता इंस्पेक्टर बनाना। ठीक है, ये सब उस कानून में था। नेक्स्ट है मैसूर रेंडिशन, 1881 में भी हुआ, जब अंग्रेजों ने आफ्टर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ मैसूर इन 1831, जब अंग्रेजों ने मैसूर का कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। ठीक है, लॉर्ड रिपन एक्नॉलेज द एग्जैगरेशन ऑफ दिस क्लेम, क्या कह के ले लिया कि मिस गवर्नेंस हो रहा है, अच्छा से गवर्नेंस नहीं चल रहा है। तो लॉर्ड रिपन इस चीज को पढ़े, देखे कि ये तो गलत है। फिर 1881 में उन्होंने वहां के जो राजा थे चामाराजा वोडियार 10, इसको वहां का शासन सौंप दिया। फिर 1882 में ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको भी खत्म किया। ठीक है, ये 1878 में लाया गया था लॉर्ड लीटन के टाइम पे। इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, बैन किया गया था कि भारतीय भाषाओं में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं चलेगा, सब इंग्लिश में चलेगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक ऐसा पेपर था जिसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पेपर ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। वो पेपर का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष का पेपर था। शिशिर कुमार घोष इसके मालिक थे। और पहले ये दूसरी भाषा में चलता था, शायद बंगाली में चलता होगा,
और बाद में चेंज करके सीधे रातों रात ये इंग्लिश में छपने लग गया। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। दो बात याद रखना, किसने चेंज किया अपना भाषा और कौन था वो पेपर, उसके मालिक कौन थे। ठीक है, तो फिर इस कानून जो 1878 में फालतू कानून आया था, इसको इन्होंने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, शिक्षा में रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर कमीशन का गठन किया। ठीक है, हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो था, रिपोर्ट एम्फसाइज एक्सपेंडिंग एक्सेस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जो प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा है उसमें लोग पढ़ते उठते नहीं थे, ज़्यादातर गांव देहात में बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो ये इसको बढ़ावा देने के लिए टीचर ट्रेनिंग है ना, टीचर ट्रेनिंग इम्प्रूव करना चाहिए एंड इन्हांस इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, स्कूल का क्वालिटी अच्छा करना चाहिए, स्कूल में शौचालय और सब चीज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ पे इसने रिपोर्ट दिया था और फिर ये काम किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो पंचायती राज हो गया, स्थानीय सरकार, डिसेंट्रलाइजिंग पावर थ्रू इलेक्टेड म्युनिसिपल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, इसीलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया। और इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था इनके टाइम पे। 1883 में इन्होंने एक कानून पास किया था जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। बाद में इतना इनका, क्योंकि ये देखो ये जो भी काम कर रहे हैं ये इंडियन के भलाई के लिए कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे आदमी थे, तो अपने जो सगे संबंधी हैं इनके, जो अंग्रेज लोग हैं, वो फिर तो इनको तंग करेंगे ही, तो इतना इनका मतलब कि वो होता है ना कि अपोज करना, इतना ज़्यादा इनको अपोज किया गया कि इन्होंने इस बिल को फिर वापस ले लिया। समझ आया? तो ये एक कानून लेके आए थे इल्बर्ट बिल। पहले क्या चलता था कि जो अंग्रेज आदमी अगर कोई गलती करता था, ठीक है, गलती तो करता ही रहता था वो लोग, तो उसका जो सुनवाई होगा वो सिर्फ अंग्रेज जज ही कर सकते हैं। इंडियन जज को इतना मतलब कहा जाता था कि इंडियन जज के पास कहाँ इतना दिमाग हुआ कि वो अंग्रेज कोई भी आदमी है तो उसका सुनवाई कर सके, अंग्रेज अपराधी का सुनवाई कर सके। ठीक है, तो कोई भी इंडियन जज जो है वो किसी अंग्रेज आदमी का सुनवाई नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, जज तो जज होता है, चाहे इंडियन जज हो चाहे अंग्रेज जज हो, पढ़ लिख के जज बना है। तो उन्होंने लाया इल्बर्ट बिल। इसमें ये था कि कोई बैरियर नहीं होगा, इंडियन जज रहे चाहे अंग्रेज जज रहे, और वो किसी का भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आदमी कोई अपराध किया तो उसका सिर्फ अंग्रेज जज ही उसका सुनवाई करेगा, इंडियन जज भी उसका सुनवाई कर सकते हैं। यही था इल्बर्ट बिल। इसका इतना विवाद हुआ कि इसको खत्म कर उनको करना पड़ा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फिर अंग्रेज लोग उनके विरोध में उतर गए कि नहीं, ये हम लोग नहीं सहेंगे। ठीक है, तो यही था, उन्होंने न्यायिक बराबरी इसका मकसद था, गोल था क्या, जुडिशियल इक्वालिटी। मगर बहुत स्ट्रॉन्ग यूरोप के लोगों का अपोजिशन सहना पड़ा, प्रोटेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, द अमेंडेड बिल वाज इनेक्टेड ऑन 25 जनवरी 1884 एज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट। बाद में ये खत्म किया गया। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड टीनेंसी रिफॉर्म्स भी किया गया। कंसर्न अबाउट अग्रेरियन इश्यूज, किसानों के मुद्दों से बहुत वो कंसर्न थे। उन्होंने रेंट कमीशन गठित किया 1880 में, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसानों को क्या समस्या है, बंगाल के किसानों को। और इट्स रिकमेंडेशन लेड टू, फिर उन्होंने एक कानून पास किया, बंगाल टीनेंसी एक्ट ऑफ 1885, जिसमें जो जमींदार लोग हैं वो लोग जो प्रताड़ित करते थे किसानों को, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कानून था, बंगाल टीनेंसी एक्ट ऑफ 1885। समझ गए आप लोग? पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए तीनों के बारे में। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। 2000 सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2008 जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल साल है। तो जो 2008 क्योंकि 4 के गुणक में आ रहा है ना, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ये सब लीप ईयर्स हैं। ठीक है, लीप ईयर्स में 366 दिन होता है, आपको पता होगा। बाकी के नॉर्मल सालों में 365 दिन होता है। अब 2008 में 366 दिन है, इसको आप 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, भागा देंगे तो कितना आएगा, 7 पंचे 35, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, फिर 2 बच गया रिमाइंडर में, 2 बच गया। तो अब क्या है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, है ना, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी को मंगलवार से 2 दिन ज्यादा होगा। ठीक है, तो मंगलवार से 2 दिन ज्यादा कितना होगा, बुध, बृहस्पति, है ना, गुरुवार।
समझ गए? ठीक है, तो आपका आंसर हो गया गुरुवार। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर है कि नॉर्मल साल है, और आपको उसको 7 से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा देश है? मतलब स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का स्कॉटलैंड, पूरब का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड। तो भारत का स्कॉटलैंड है मेघालय। ठीक है, क्यों मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं? कुछ तो बात होगा। देखो यहाँ पे देखिए, मेघालय इज नेम्ड निकनेम्ड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट ड्यू टू इट्स पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इसका लैंडस्केप है। ठीक है, रोलिंग हिल्स, वाटरफॉल्स भी है, एंड कूल प्लीजेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, पहाड़ है, वाटर, मतलब एकदम स्कॉटलैंड का जैसा सब कुछ है वैसा ही यहाँ भी है। विच आर रेमिनिसेंट ऑफ द स्कॉटिश हाईलैंड, मतलब याद दिलाता है स्कॉटलैंड की। द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल फाउंड अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन शिलोंग द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय कैपिटल क्या है शिलोंग, एंड द स्कॉटिश लैंडस्केप। जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे तो उन्होंने ही ये देखा कि अरे तो एकदम स्कॉटलैंड जैसा है मेघालय, तो उन्होंने इसको ऐसा पॉपुलराइज कर दिया। ठीक है, कि ये तो एकदम स्कॉटलैंड है। क्या क्या है? रोलिंग हिल्स एंड लश ग्रीनरी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तो पहाड़ भी है और दूसरा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है ना, हरियाली बहुत ही अधिक है। वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं, जैसे एलिफेंट फॉल, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलिफेंट वाटरफॉल कहाँ है। ठीक है, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कहाँ है, स्वीट फॉल, ठीक है, फीफी फॉल कहाँ है। कूल प्लीजेंट क्लाइमेट, क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है शिलोंग का। ठीक है, ठंडा ठंडा क्लाइमेट है। ठीक है, और क्या है? द सिटी ऑफ शिलोंग इन पर्टिकुलर इज नोटेड फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक, शिलोंग में बहुत सारा लेक है खूबसूरत, जैसे ओमियम लेक, वार्ड्स लेक। ठीक है, बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारा चर्च और बंगलो है जो कि स्कॉटिश स्ट्रक्चर का याद दिलाता है, इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर है। अप्रैल 2020 में, ये करंट, उस समय का करंट क्वेश्चन। ठीक, वैसे उस समय का करंट नहीं, ये तो 77वां का पेपर है, पता नहीं 2020 का क्वेश्चन काहे दे रहा है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से कौन सा कार्यक्रम उसमें शुरू किया था? तो क्लास 5-6 के लिए छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, क्लास 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, किसानों के लिए कृषक चौपाल का कार्यक्रम, और बिहार की पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रसारण। अब देखो, ये तो बहुत वेग स्टेटमेंट है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाम बताओ। सब बाकी तीनों में तो नाम बताया ना, 6-7 के बच्चों के लिए, 9-10 के बच्चों के लिए कृषक चौपाल, यहाँ तो बस कह रहा है कि संस्कृति को बचाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कौन सा? तो डी तो वेग ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद कृषक चौपाल बहुत पहले से चल रहा है, 2020 में नहीं आया। और आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे बहुत सारा ऐसा चैनल स्टार्ट किया गया था जिसमें बच्चा सबको पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो अब किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस टाइम 5-6 या 9-10, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? 9-10 इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड्स होते हैं, तो 9-10 इसका आंसर है। गलत भी हो सकता है आपका ये क्वेश्चन उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में, पर यही है फिलहाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 68 नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? सब लोग पढ़ा होता है, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के बारे में और भी क्या बातें हैं वो हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, कौन थे ज्योतिबा फूले, और क्या कुछ और भी पूछ सकता है। तो देखो, ज्योतिबा फूले क्या थे? भारत के सामाजिक सुधारक थे, थिंकर, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, जाति पाति को खत्म करने के लिए इन ये समाज सुधारक, एंड राइटर, और राइटर भी थे, तभी तो किताब लिखे। ठीक है, गुलामगिरी। ठीक है, 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, एंड बिलोंग टू द माली कास्ट ऑफ गार्डन, माली जाति से बिलोंग करते थे, जो माली लोग होते हैं ना बगीचे में, तो उस जाति से बिलोंग करते थे। एजुकेशन, इन 1841 फूले वाज इनरोल्ड एट द स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में से इन्होंने अपना पढ़ाई खत्म किया था। ठीक है, फिर इनकी विचारधारा क्या थी? तो वो आइडियोलॉजी की बात कर, लिबर्टी, ठीक है, इगैलिटेरियनिज्म, मतलब कि समाज में सब कुछ इक्वालिटी हो, हर कोई बराबर हो, स्वतंत्रता हो, और सोशलिज्म,
ठीक है, समाजवाद, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिच कोई पुअर, सब इक्वल होना चाहिए। फूले वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस पेन्स बुक टाइटल द राइट्स ऑफ मैन। ये जो किताब है थॉमस पेन की किताब द राइट्स ऑफ मैन, इससे प्रभावित थे और ये विश्वास करते थे कि हर व्यक्ति को अधिकार है, ठीक है, और समाज में सब बराबर है। जैसे पहले होता था ना कि जो गरीब आदमी है या जो फिर लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, तो उसको कुआं से पानी नहीं पीने देंगे, उसको सड़क पे नहीं चलने देंगे। तो उनका मानना था कि नहीं, हर व्यक्ति को अधिकार है, भगवान सबको बराबर समझा है, तो सब इक्वल है, ठीक है। फिर वो महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए और लोअर कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए वर्क करते थे। मेजर उनका पब्लिकेशन, जो मुख्य किताबें हैं, एक है देखो तृतीय रत्न, पोवाडा, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यंचा, गुलामगिरी और शेतकऱ्याचा असूड, मतलब ये तो मराठी भाषा में हो गया, ठीक है। गुलामगिरी ही हमेशा पूछा जाता है। और एक और चीज पूछा जाता है जो है सत्य शोधक समाज, मतलब एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो ये पूछा जाता है सत्य शोधक समाज का गठन 1873 में, विच मीन्स सीकर्स ऑफ द ट्रुथ। सत्य शोधक माने सच को खोजने वाले, तो इसका गठन इन्होंने किया था। ये म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर भी थे। पूना म्युनिसिपैलिटी माने पूना नगर निगम नगर परिषद के ये मेंबर भी थे। टाइटल ऑफ महात्मा, महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है, तो इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था, ठीक है। किसने दिया था ये पूछ सकता है, तो विठल राव कृष्णाजी वांडेकर, विठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है या ज्योतिराव फुले। और इनको ये उपाधि विठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने दी थी, ठीक है, विठल राव कृष्णाजी वांडेकर। फिर ये समाज सुधारक भी थे। इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो भी बहुत बड़ी समाज सुधारक नहीं थी, ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी को कैसे पढ़ना लिखना वगैरह सब चीज़ सिखाया था। फिर इन लोगों ने मिल करके महिलाओं के लिए स्कूल खोला था पुणे में, ठीक है, जहाँ पे दोनों पढ़ाते थे, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल। ये लोग जेंडर इक्वालिटी पे विश्वास करते थे। फूलेज हैड स्टैब्लिश 3 स्कूल्स, 3 स्कूल्स इन्होंने स्टैब्लिश किए थे 1852 में। फिर ये विडो रीमैरिज पर भी विश्वास करते थे, विधवा पुनर्विवाह पे। ये सब ऐसे ही, आपको 2 गुलामगिरी और वो याद रखना, फिर महात्मा की उपाधि किसने दी वो याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। सत्य शोधक समाज याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये माना जाता है कि इट वाज फूले, वो फूले ही थे हु फर्स्ट यूज द टर्म दलित, जिन्होंने पहली बार ये शब्द का प्रयोग किया था, दलित, ठीक है। दलित माने दबाया हुआ, तो पहली बार जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके लिए दलित शब्द का प्रयोग फूले ने किया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी करंट क्वेश्चन था, 2026 में आयोजित होने वाले, अभी तो 26 आया नहीं है, 26 में आयोजित होने वाला 20वां एशियन गेम्स का मेजबानी कौन देश करेगा? 2026 में होगा और कौन देश इसका मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है जापान। 2026 में एशियन गेम्स की मेजबानी जापान करने वाला था, ठीक है। करंट में आया होगा ये क्वेश्चन, इसीलिए पूछा गया है, तो देख लीजिए जापान। The 2026 Asian Game will be co-hosted by Aichi Prefecture and the city of Nagoya in Japan. Nagoya शहर में होगा। It will mark the third time, तीसरी बार एशियन गेम्स जापान में हो रहा है। टोक्यो में हुआ था 1958 में, हिरोशिमा में हुआ था 1994 में, और अब नागोया, ठीक है। एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है। एशियाड इज अ मेजर कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, जो हर 4 साल में होता है। जैसे ओलंपिक्स हर 4 साल पे होते हैं, उसी तरह एशियन गेम्स भी हर 4 साल पे होता है, और इसमें पूरे एशिया से देश जो है भाग लेते हैं, पूरे एशिया से जो एथलीट्स हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऑर्गेनाइज द गेम, इस गेम को ऑर्गेनाइज करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। द एशियन गेम्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट, ओलंपिक के बाद ये दूसरा लार्जेस्ट इवेंट है एशियन गेम्स। पहली बार ये इंडिया में हुआ था। फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स 1951 में हुआ था इंडिया में, ठीक है। इंडिया भी होस्ट कर चुका है, इसका मतलब फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया में ही हुए थे 1951 में। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी वही है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया,
वही इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, हर 4 साल पे होता है। फिर ये भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, ओलंपिक कमेटी भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। द गेम्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट, ओलंपिक्स के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट गेम है। इंडिया का रोल क्या है, तो इंडिया होस्टेड इनॉग्रल गेम, जो पहला हुआ था वो भी, और जो नवा हुआ था 1982 में वो भी इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है। द 19th एशियन गेम वेर हेल्ड इन होंगझाओ, 2023 में 19वां चाइना में हुआ है, और अब 20वां जापान में होने वाला है। तो 19वां भी याद रखना 2023 में हो चुका है चाइना में। वेयर इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड मेडल ऑफ 107 मेडल, जहाँ पे इंडिया जीता था। द 2023 गेम शो द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पोर्ट, उसमें 2 नए गेम जोड़े गए थे, लाइक ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांसिंग। ठीक है, ई स्पोर्ट जो होता है ना, जो पबजी वगैरह खेलते रहते हैं, तो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग ये सब जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पृथ्वी के नजदीक है। गलत। वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। गलत। क्योंकि वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। गलत। क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग के मूल माध्यम वर्ग से कम होता है। तो 20 का आंसर है, चंद्रमा की सतह पे कोई वातावरण क्यों नहीं है। देखिए द मून लैक्स अ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर, वहां पे वातावरण नहीं, जैसे अर्थ जो है, पृथ्वी है, पृथ्वी पे वातावरण है ना, हवा है, नाइट्रोजन गैस है, सब चीज है, लेकिन मून पे ऐसा कोई वातावरण नहीं है। प्राइमरली बिकॉज, क्योंकि इट्स सरफेस ग्रेविटी इज टू वीक, उसका ग्रेविटी बहुत कमजोर है। अर्थ का ग्रेविटी इतना हाई है कि ये सबको पकड़ के रखता है, इंसान को, पेड़ पौधा को, घर को तो पकड़ के रखता ही है, साथ में हवा को भी अर्थ जो है वो पकड़ के रखता है, खींच के रखता है अपनी तरफ, क्योंकि अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत है, जबकि मून का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो उस गैस को पकड़ के नहीं रख पाता है, तो सारे गैस उड़ जाते हैं, इसीलिए कोई वातावरण है ही नहीं। मून का स्केप वेलोसिटी बहुत कम है। स्केप वेलोसिटी क्या होता है, कि अगर आपको इस, जैसे ग्रेविटी, कोई भी चीज, पत्थर उछालो तो पत्थर नीचे ही आएगा, कुछ फेंको तो वो नीचे ही आता है। ठीक है, मगर आप देखते हो कि रॉकेट तो उड़ जाता है, ठीक है, चांद पे चला गया, मंगल पे चला गया, तो वो क्यों नहीं नीचे गिर जाता है? अर्थ का जब इतना ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल है तो सब तो नीचे ही गिर जाएगा। पहले गिर भी जाता था, फिर पता लगाया गया कि आखिर इस जो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण का जो पावर है उससे ज्यादा स्पीड से फेंकना होगा। ठीक है, अगर बहुत स्पीड से कोई चीज फेंका जाए, अर्थ का मतलब वो स्पीड, जिस स्पीड से अगर किसी चीज को बाहर फेंका जाए तो वो चीज फिर लौट के नहीं आएगा, वो फिर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो वो जो स्पीड होता है उसी को कहा जाता है स्केप वेलोसिटी। स्केप, भाग जाना। तो जब कोई चीज फेंका जाएगा, अगर स्केप वेलोसिटी से फेंका गया तो वो चीज लौट के वापस नहीं आता है। तो अर्थ का स्केप वेलोसिटी बहुत हाई है, पर मून का स्केप वेलोसिटी बहुत कम है। ठीक है, कोई भी चीज वहां पे उछालो वो बाहर भाग जाएगा, क्योंकि उसका स्केप वेलोसिटी बहुत ही कम है। और धरती पे अगर कुछ तुमको फेंकना है तो बहुत रॉकेट लगेगा तभी फेंकाएगा, ऐसे हाथ से तो फेंक नहीं सकते हो। ठीक है, द मून्स एस्केप वेलोसिटी इज रिलेटिवली लो, मीनिंग गैस मॉलिक्यूल कैन इजीली अचीव दिस वेलोसिटी। तो गैस मॉलिक्यूल है वो आसानी से इस स्पीड को अचीव कर लेते हैं और भाग जाते हैं स्पेस में। ठीक है, ग्रेविटी बहुत कम है, स्केप वेलोसिटी भी बहुत कम है। एडिशनली द मून हैज वीक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम है। ठीक है, जैसे हिंदी में पलायन वेग कहते हैं इसको, स्केप वेलोसिटी में तो पलायन वेग, इस वेग से अगर कोई चीज फेंका जाए तो वो पलायन कर जाता है। फिर मून का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कमजोर है, तो होल्ड नहीं कर पाता, पकड़ नहीं रख रहा है एटमॉस्फेयर को। समझ गए आप लोग? ग्रेविटी भी कमजोर, लो ग्रेविटी, स्केप वेलोसिटी भी बहुत कम है, तो कोई भी चीज वहां से स्केप कर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम है। ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद लैक ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, वाइल द मून डज हैव सम वॉल्केनिक फीचर, इट्स टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी फार लेस देन दैट ऑफ अर्थ। वॉल्केनिक एक्टिविटीज वहाँ ज़्यादा नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा? हमारा धरती में एटमॉस्फेयर का कैसे बना था? बहुत सारा वॉल्केनोज का जो गैस है वो निकला था, बहुत सारा,
मगर वहाँ पे वैसा है नहीं, वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं हो रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो किस राज्य में खनिज लवण बहुत होता है? खनिज लवण, मिनरल्स। तो देखो ऑप्शन क्या है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। बिहार में तो कुछ नहीं है, बिहार तो कट गया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अगर ये तीनों ऑप्शन है तो पश्चिम बंगाल भी कटेगा। इन दोनों में से ही आपको डाउट हो सकता है कि उड़ीसा है या झारखंड है। ठीक है, तो देखो आंसर तो उड़ीसा दिया हुआ है और उड़ीसा ही आंसर है। क्यों? झारखंड भी हो सकता था पर आंसर उड़ीसा ही है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा को कहा जाता है स्टेट ऑफ मिनरल्स, क्योंकि झारखंड में कोयला मिलता है, स्पेशल मिनरल मिलता है, पर उड़ीसा में सभी तरह के मिनरल मिलते हैं। उड़ीसा में बॉक्साइट भी मिलता है, क्रोमियम भी मिलता है, आयरन ओर भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, इसीलिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ मिनरल, जैसे अदर स्टेट लाइक झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, वहाँ भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, पर उड़ीसा में वेराइटी ऑफ मिनरल्स मिलता है। इसी कारण से उड़ीसा को स्टेट ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। समझ गए? उड़ीसा बहुत सारी चीज में लीडिंग प्रोड्यूसर है, जैसे कि आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमियम, ये सब का लीडिंग प्रोड्यूसर है उड़ीसा। बहुत सारा मिनरल बेल्ट है वहाँ पे। ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, झारखंड भी उसका हिस्सा है, पर उड़ीसा एंड द उड़ीसा प्लेट्यू, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 72 नंबर क्वेश्चन है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाज से संबंधित है। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध क्रांति, दूध से संबंधित है। उसी तरह से ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित उर्वरक, उर्वरक माने होता है फर्टिलाइजर, खाद। ग्रे रिवॉल्यूशन खाद से संबंधित है, फर्टिलाइजर, उर्वरक। तो सारा रिवॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये आपको दे देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अनाज से संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति अनाज से संबंधित है, खास करके गेहूं से। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन। ठीक है, ब्लू। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है वो मछली संबंधित है, क्योंकि समुद्र नीला होता है ना, तो नीली क्रांति मछली संबंधित, मछली उत्पादन। ब्राउन भूरी क्रांति लेदर और कॉफी, कॉफी बीन्स जो होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, आप देखें कॉफी भूरा रंग का होता है। तो भूरी क्रांति कॉफी प्लस लेदर भी। ठीक है, लेदर, बहुत सारे जूते आप देखेंगे लेदर के जूते या फिर लेदर का बेल्ट। ठीक है, ब्राउन कलर का बेल्ट, ब्राउन कलर का जूता, तो उससे याद कर लो ना कि ब्राउन क्रांति लेदर से और कॉफी संबंधित है। गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर जूट, जूट का प्रोडक्शन। आप लोग बचपन में देखे होंगे, इसको बोलते थे हम लोग बुढ़िया का बाल या फिर सन बोलते हैं। ठीक है, वो गोल्डन गोल्डन कलर का होता है। तो गोल्डन फाइबर जूट के प्रोडक्शन संबंधित है। फिर सिर्फ गोल्डन क्रांति है, स्वर्ण क्रांति, तो ये हनी, मध, गोल्डन कलर का होता है ना मध, मधु, हनी, तो गोल्डन क्रांति हनी संबंधित है, फ्रूट्स से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब वही होता है फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, तो हनी और फ्रूट से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन। हनी कैसे बनता है? फ्रूट्स वगैरह का रस लेकर के, फूलों का, फ्रूट्स का। ग्रे रिवॉल्यूशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्टिलाइजर, उर्वरक से संबंधित है। पिंक रिवॉल्यूशन मीट से संबंधित है, मीट का कलर रेड पिंक टाइप का, तो पिंक, पिंक मीट। और पोल्ट्री प्रोडक्शन, पोल्ट्री में होता है मुर्गी पालन, तो पिंक रिवॉल्यूशन मुर्गी पालन। या फिर पिंक जो है वो झींगा मछली से भी संबंधित है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, झींगा मछली भी, ऐसे मछली नीली क्रांति में आता है, पर झींगा मछली जो है ना वो पिंक में आता है। ठीक है, रेड रिवॉल्यूशन टमाटर और मीट, टमाटर और मीट, मीट का दोनों हो गया। रेड रिवॉल्यूशन टमाटर, जनरली आप मीट में रेड याद रखना। ठीक है, मीट का आप रेड याद रखना, पिंक का दो याद रखना, पोल्ट्री मुर्गी पालन और झींगा मछली। रेड रिवॉल्यूशन टमाटर और मीट। एवरग्रीन, वही ग्रीन रिवॉल्यूशन एवरग्रीन, एग्रीकल्चर ग्रोथ, कृषि, किसान, कृषि का ग्रोथ। राउंड रिवॉल्यूशन, गोल रिवॉल्यूशन, पोटैटो, गोल गोल क्या, आलू, राउंड रिवॉल्यूशन। सिल्वर फाइबर, कॉटन। ठीक है, रुई,
दोनों से कपड़ा बनता है, कॉटन से भी और जूट से भी। तो कॉटन हो गया सिल्वर फाइबर और जूट हो गया गोल्डन फाइबर। और सिर्फ सिल्वर एग प्रोडक्शन, ठीक है, अंडा का प्रोडक्शन से संबंधित, अंडा उत्पादन संबंधित है सिल्वर रिवॉल्यूशन। और वाइट मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो बताए थे, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और येलो क्रांति, पीली क्रांति संबंधित है किससे, ऑयल सीड, जैसे सरसों, सरसों से तेल बनता है ना, तो सरसों क्या होता है, पीला रंग का होता है, तो पीली क्रांति संबंधित है ऑयल सीड्स, तिलहन से, तिलहन, तो ऐसा बीज है जिससे तेल बनता है, ठीक है। तो ये आप लोग सारा जरूर याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पूरा पढ़िए, ताकि आपको एग्ज़ाम में आगे जो 71st बीपीएससी में कोई दिक्कत ना हो और आपका क्लियर हो जाए। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।